वही समाज तरक्की की राह को पकड़ा है जिस समाज के हाथ में राजनीति की चाबी होती है। मैं खुश हूं अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम्हारा नेता तो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें करनी चाहिए मुसलमानों की बात, क्योंकि जब इस देश की आजादी की बात आई थी, देश में कुर्बानी देने की बात आई थी, मुसलमानों ने भी बराबर में चढ़ करके कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था, साथ में बलिदान देने का काम किया था। लेकिन इन 70 वर्षों में जब विकास होने की बात आई तो हमारे देश के मुसलमान भाइयों को क्यों राजनीति में पीछे छोड़ा गया? अगर आज राजनीति में वो पीछे है तो उनके हक की आवाज को बुलंद करने वाला हिंदुस्तान में कौन नेता रह गया है? कोई नेता नहीं है। जो भी नेता आपके बीच आकर आपकी बात करता है वो सिर्फ आपके वोट को लूटना चाहता है। आपके वोट को लूटकर खुद ताकत प्राप्त करता है, अपने रिश्तेदार अपने नातेदार को मजबूत करता है और फिर जाकर के वो आप पे जुल्म करने का काम करता है। लेकिन एक नेता है जो आपके हक की बात करता है। वो एक नेता है जो चाहता है कि आपके बच्चों के हाथों में कलम हो, और दूसरा जो नेता है वो चाहता है कि आपके बेटे के हाथों में हथकड़ी हो। तो आपको सोचना है कि आप अपने बेटों के हाथों में हथकड़ी देना चाहते हो या कलम देना चाहते हो। अगर मैं पंडित मनमोहन झा साहब को इस भारत की असली भारत भारी में आवाज दे रहा हूं। पंडित मनमोहन झा को तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग उनका स्वागत करिए। पंडित मनमोहन झा को कि तल न सकते थे जब जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तेज का चीज है तुझसे सर्कस हुआ कोई तो हम बिगड़ जाते थे। तेज का चीज है तोप से लड़ जाते थे। पंडित मनमोहन झा से गुजारिश है 22 से मई का सफर तय करें। पंडित मनमोहन झा, MIM पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन, मंच के शोभा बढ़ाने वाले हमारे सम्मानित नेतागण, सामने दिलों की धड़कन, आन बान शान, तिरंगा और पतंग की पहचान। साथियों, मैं पंडित मनमोहन झा गामा। आप सोच सकते हो कि आखिर पंडित मनमोहन झा गामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों से क्यों सहमत है। यह पंडित मनमोहन झा गामा समाजवादी पार्टी को अपना 22 साल देने का काम किया। यह जवानी है कुर्बान भैया तेरे नाम। क्या कहने। लेकिन दोस्तों, जब हमने राजनीति के आखिरी पैदान को देखा, समाजवादी विचारधारा को देखा और समाजवादी नेता के कारनामों को देखा, समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी का विचारधारा कहता है कि पिछले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना यह समाजवाद की पहचान है। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई है। नई सपा है, नई हवा है। न वो सपा है न वो हवा है। गरीब, मजदूर, किसान, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने वाली यह समाजवादी पार्टी बन गई है। तो जब हमने देखा कि आज हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की रहनुमाई कर सकता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की आवाज को बुलंद कर सकता है, तो एक ही नेता नजर आया इस हिंदुस्तान में। वो नेता हम सबका महबूब, हम सबका रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ मैं क्या करूं, उनका हर अंदाज तारीफ के काबिल है। मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से यहां पे उपस्थित अपने हिंदू समाज के लोगों को कि हे हिंदू समाज के लोगों, जिन लोगों ने हमारे बैरिस्टर साहब को गलत कहा, उनकी थोड़ी सी बातें आप सुन ले। जब मेरी और उनकी फोन पे बात हुई थी, हमने उनसे कहा था अस्सलाम वालेकुम अध्यक्ष जी, लेकिन आप यकीन मानना हमारे अध्यक्ष के मुंह से आवाज निकलता है, पंडित जी नमस्कार, आपके माता पिता को नमस्कार।
इतना कहते ही मेरे आंखों से आंसू आ जाता है कि वाकई अगर इस देश का कोई नेता बनने लायक है तो वो नेता मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मैं उन काफिरों को जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार समझते हैं, जो हिंदुओं को यह कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान को वोट दे दे वो हिंदू नहीं हो सकता, तो उनके लिए करारा जवाब यह है कि आज इस भारत भाड़ी की धरती पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा भी मौजूद है। हदे दम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को अगर पाना है, मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा, डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। अगर अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करना है, अगर अपनी क़यादत को मजबूत करना है, अपने रहनुमा को ताकत देना है, तो आपको पतंग चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना होगा। जिन्होंने लूटा, आप देखो इस देश की तरक्की में अगर सबसे मजबूत योगदान किसी का है तो वो हमारे मुसलमान भाइयों का है। लेकिन हमेशा से हमारे मुसलमान भाइयों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सरकारी नौकरियों में पीछे रखने का काम पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार करती आ रही है। आखिर क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन मुसलमान भाइयों के पास संविधान का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हमारा मुसलमान भाई किताब से मोहब्बत कर लेगा, उस दिन वो सत्ता को संभाल लेगा। सत्ता अगर चलाना जानता है तो आपको पता है कि सत्ता कौन चला सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे देश की दुर्भाग्य की बात है कि जब मेरा देश आजाद होता है, आजादी के वक्त एक बैरिस्टर साहब जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी आते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी कितनी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमें और आपको एक संविधान देके जाते हैं और उस संविधान में हमें और आपको जीने का अधिकार देते हैं। हमें और आपको कहते हैं कि जो सरकार तुमने चुनी है, अगर वो सरकार तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कार्य कर रहा हो तो तुम्हें अधिकार है कि तुम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन अफसोस कि जब से ये 7 वर्षों में ये सरकारें आई हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहता है, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की सरकार कहता है, लेकिन आज इन्हीं की सरकार में हिंदू खतरे में है, आज इन्हीं की सरकार में राष्ट्र खतरे में है, आज इन्हीं की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश, अपने प्रदेश में खतरा महसूस करते हैं। तो साथियों, हमें और आपको इन खतरों से बच के रहना है। आपने सुना होगा कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई देश खतरे में है, इसलिए आप मुझे वोट दे दो। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी वही समाज तरक्की की राह को पकड़ा है जिस समाज के हाथ में राजनीति की चाबी होती है। मैं खुश हूं अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम्हारा नेता तो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें करनी चाहिए मुसलमानों की बात, क्योंकि जब इस देश की आजादी की बात आई थी, देश में कुर्बानी देने की बात आई थी, मुसलमानों ने भी बराबर में चढ़ करके कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था, साथ में बलिदान देने का काम किया था। लेकिन इन 70 वर्षों में जब विकास होने की बात आई तो हमारे देश के मुसलमान भाइयों को क्यों राजनीति में पीछे छोड़ा गया? अगर आज राजनीति में वो पीछे है तो उनके हक की आवाज को बुलंद करने वाला हिंदुस्तान में कौन नेता रह गया है? कोई नेता नहीं है। जो भी नेता आपके बीच आकर आपकी बात करता है वो सिर्फ आपके वोट को लूटना चाहता है, आपके वोट को लूटकर खुद ताकत प्राप्त करता है, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार को मजबूत करता है और फिर जाकर के वो आप पे जुल्म करने का काम करता है। लेकिन एक नेता है जो आपके हक की बात करता है,
वो एक नेता है जो चाहता है कि आपके बच्चों के हाथों में कलम हो, और दूसरा जो नेता है वो चाहता है कि आपके बेटे के हाथों में हथकड़ी हो। तो आपको सोचना है कि आप अपने बेटों के हाथों में हथकड़ी देना चाहते हो या कलम देना चाहते हो। देश खतरे के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों ने उनको वोट देने का काम किया, लेकिन ढाक के 3 पार उसके बाद 2019 में फिर आते हैं ये हमारे बीच और हमसे ये कहते हैं कि साथियों हिंदू खतरे में हैं, आप मुझे वोट दे दो। अब जो वक्त आया है, इस वक्त में ये हमसे कहते हैं कि भाई मैं खतरे में हूं, पंजाब हमारे हिंदुस्तान का मस्तक है, वहां पे इन्हें डर महसूस होता है। तो साथियों हमें और आपको मिलकर पतंग का बटन दबा करके इन खतरों को ही हटा देना है। दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी नजर ना आए, ऐसे हालात पैदा कर देना है।